आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने हैं, BCC। ठीक है, BCC जो होती है, ठीक है, अंतः के कोष्ठिका, उसका हमें संकुलन क्षमता निकालना है, किस तरीके से वो निकलेगी। ठीक है, तो BCC होता कैसा, हमें तो ये मालूम है कि BCC जो होता है उसके कोनों पर एक एक है ना, और एक बीच में एकदम केंद्र पे गोला जो है अवयवीकरण रखा होता है, एक केंद्र पे होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, चलो अच्छा, अगर हम प्रभावी कणों की संख्या इसमें निकालें तो वो हमने निकालना सीखा था BCC में। जो प्रभावी कण होते हैं, तो प्रभावी कण यहाँ पे BCC में कितने आते हैं, 8 कोने पे हैं, तो एक कोने पे 1/8 आता है ना, तो 1/8 एक कोने पे, तो 8 कोने हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से आ जाएगा, प्लस एक केंद्र में जो रहता है वो एक ही होता है पूरा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 2 जो प्रभावी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो प्रभावी कणों की संख्या इसमें कितनी होती है, 2। अब एक चीज़, आप इस चित्र को समझिए थोड़ा और सोचिए किस तरीके का ये बना है। तो ये चित्र जो है 3D है, बात समझ रहे हो, क्यूब है, घन है, ये एक डब्बे की तरह इसको आप फील कीजिए। देखिए ये पीछे ये जो आपको दिख रही है, इसका नाम हमने AC, और ये इसका भी नाम कुछ रख देते हैं, ABCD हो गया है, इसका नाम रख देते हैं E, और ये वाला पॉइंट, नीचे वाला जो पॉइंट है इसको F रख देते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको G रख देते हैं। ठीक है, कोने जो हो गए। अब ये समझिए आप, जो पीछे एक सतह दिख रही है ACFE, ये दिख रही है ना, ये पीछे एक सतह होगी और ये एक सतह है, इसको भी नाम दे देते हैं H। एक ये सतह आपको दिख रही है, ऊपर वाली सतह है, कौन सी, GHDB, ये ऊपर वाली सतह है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि डब्बा है बिल्कुल, ये एक पीछे वाली सतह है, ये ऊपर वाली सतह है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, आप रूम में हो जैसे वह समझिए आप इसको। तो देखो यहाँ पे आप, हमने क्या किया, देखो जो B है इसको C से मिलाया है, B जो है, B को हमने C से मिला दिया। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको फील करिए आप कि ये नीचे, ये जो आप देख रहे हो जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे, उस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आगे वाली सतह से, यानी ये आगे वाली सतह से पीछे वाली सतह को हमने मिला दिया। ठीक है, बात समझना। फिर क्या किया, यहाँ पे देखो B से हमने A को मिला दिया है, B से हमने A को मिला दिया है। ठीक, तो इसका मतलब ये आगे वाली सतह है, ये वाली आगे वाली सतह इसका B पॉइंट है, और पीछे वाली सतह के हमने A पॉइंट से मिला दिया है। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं ये रूम है, और रूम का ये वाला जो पॉइंट है E है, ये वाला जो पॉइंट है A है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है C है, और वो वाला जो कोना है वो F है। ठीक, और उधर चलते हैं तो वो आगे वाली सतह हो गई ये वाली, तो ये आगे वाली वो वाला पॉइंट G हो गया, ये वाला पॉइंट H हो गया, ये वाला पॉइंट B हो गया, और ये वाला पॉइंट D हो गया। तो उस B को हमने A से मिलाया, उस B को हमने A से मिलाया, तो ऐसी रेखा जाएगी ना तिरछी। ये देखो B से हमने A को मिलाया, तो तिरछी रेखा ऊपर जा रही है ना, ऐसे B से होकर के जा रही होगी, B से A को। ठीक है, और ये वाली रेखा B से हमने C को मिलाया है, तो वो B से C आपका कहाँ था, तो C हमने किधर बनाया था, नीचे बनाया था, तो वो नीचे मिलाएंगे, नीचे से जा रही है। ठीक, अच्छा, ये तो क्लियर। हमें देखो क्या करना है, हमें इस वाली रेखा की लंबाई निकालना है, इस वाली रेखा की लंबाई। ठीक है, वो कैसे निकलेगी आप ये समझिए, पहले ध्यान से देखिए। अच्छा, हमें ये तो मालूम है इस रेखा की लंबाई जो होगी वो A मान ली आती है, भुजा है। अब इसकी वर्ग की भुजा सभी बराबर होती है, तो ये अगर भुजा होगी, ये लंबाई A होगी, तो ये भी A होगी, ये सारी A तो होंगी, ये भी A होगी। बताओ भाई, ये तो लंबाई सबकी बराबर है। ठीक है, चलो अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें ये वाली भुजा निकालना है। अगर ये वाली भुजा निकालना, तो आप लोग सोचिए, ये वाली भुजा अगर निकालना है तो हमें पहले ये भुजा पता होनी चाहिए, और फिर हमें ये भुजा पता होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 अंश के कोण पर हैं, ये वाला। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है भाई, जमीन पे ऐसा रखा हुआ है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है आपस में कितने कोण पर है, 90 अंश पे। तो हमें अगर ये वाली भुजा की लंबाई मिल जाए तभी तो हम इस भुजा की लंबाई निकाल पाएंगे। इतनी बात तो क्लियर कि नहीं, अगर हमें ये वाली भुजा की लंबाई मिल जाए तभी तो हम इसकी निकाल पाएंगे। अच्छा, हम इसकी क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पता है एक बड़ा सा गोला यहाँ पे रखा होगा, एक फिर ये बीच में रखा है और एक ही किनारे रखा है, 3 सटे हुए हैं, तभी यहाँ पे त्रिज्या हमें मिलेगी, इसलिए हम इसकी लंबाई निकालना है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए पहले हमें इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, सतह वाली की। ठीक, तो देखो अगर इसको बनाए यहाँ पे, इस जगह पे इसका चित्र अगर बनाए, नीचे वाली का, नीचे वाले त्रिभुज का चित्र बनाए, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ऐसे। ठीक, इस तरीके से, एक मिनट, और इसको ऐसे खींचते हैं। देखो इधर ये नीचे वाली सतह है, ये नीचे वाली सतह, ये वाली कौन सी, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है बी डी, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी और इसका नाम है एफ। ये नीचे वाली सतह है, ये तुम्हें तिरछी लग रही है लेकिन ये 3D में बनी है इसलिए ऐसे लग रही है। जब नीचे रखोगे तो ऐसे बन जाएगी। ठीक, नीचे वाली सतह को हमने लिया है तो ये बी डी और सी एफ। ठीक, अच्छा इसकी ये वाली जो भुजा है ये तो हमें पता है कितनी है, ए है। ये वाली भी ऊंचा पता है ए है, लेकिन हमें ये बी सी निकालना है, बी सी हमें निकालना है। तो बी सी निकाल लोगे आसानी से, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बी सी बराबर अगर निकालोगे तो बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो बी सी बराबर अगर आप निकालोगे तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी ए के बराबर है ना, तो ए स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो बी सी बराबर आप यहाँ से अगर निकालोगे, बी सी बराबर अगर आप निकालोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो बी सी बराबर आप अगर निकालोगे, बी सी बराबर अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट 2a आ जाएगी। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a। ठीक है, तो अंडर रूट 2a यहाँ से आप बी सी बराबर निकाल लोगे, बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर 2a। तो ये भुजा तुम्हारी निकल गई, कौन सी, ये वाली निकल गई कि नहीं। देखो अच्छा ये क्या आ गई भुजा, अंडर रूट 2a निकल गई। अब अगर ये भुजा निकल आई है अंडर रूट 2a तो अब तुम इसको निकाल लोगे आसानी से, बी ए को निकाल लोगे। बी ए क्यों नहीं, क्यों निकाल लोगे, क्योंकि भाई ये मालूम है ये और ये और ये आपस में 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो फिर से आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा लोगे और इस भुजा को आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, देखो अब कैसे निकलेगी ये। अब इसको हमें निकालना है, कौन सी भुजा को, ये वाले त्रिभुज को, इस वाले को। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं। यहाँ पे इधर देखो आप समझो, तो कौन सी भुजा में निकालनी है, ए बी निकालनी है। कौन सी निकालनी है, ए बी। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ए बी का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ये कौन सी है, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ये कौन सा है, तो बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर निकालेंगे। हमें ए बी का स्क्वायर निकाल चाहिए, ए बी चाहिए हमें, तो ए सी कितना है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए सी की जगह, ए सी की जगह मान रख देंगे ए स्क्वायर। बी सी अभी हमने निकाला अंडर रूट 2a, तो प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर तो आपका ए स्क्वायर ही रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ए स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, और ये ए बी स्क्वायर बराबर आया है, और ए बी बराबर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3a। यानी आपकी जो ये भुजा है ए बी बराबर यहाँ से जो आपने निकाल लिया है, ये वाली जो भुजा यहाँ से आपने निकाली है वो कितनी है, ए बी बराबर अंडर रूट 3 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यानी ए बी की लंबाई तुमने यहाँ तक निकाल ली है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो ये गोले होते हैं ये एकदम छोटे छोटे नहीं होते, हमने आपको उस दिन बताया था, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो अगर हम केवल ये वाला गोला ये इस कोने का और ये बी वाला गोला इसकी कल्पना करें और ये बीच वाला गोला इसकी कल्पना करें तो बड़े बड़े होंगे। तो मान लेते हैं इनको बड़ा बड़ा कर देते हैं एकदम इस तरीके से। ये बी वाला जो ए वाला गोला है वो इस तरीके से इतना बड़ा है, ठीक, और ये केंद्र वाला गोला है जो ये इतना बड़ा है, और ये वाला जो गोला है ये भी इतना बड़ा है। बात समझ पा रहे हो, ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी ये वाली, ये आर होगी, बताओ होगी कि नहीं, इस वाले गोले की। फिर हम इस वाले गोले की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये आर होगी कि नहीं आर। फिर यहाँ से हम इस गोले की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये आर होगी, और फिर इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये आर होगी। तो अगर हम बात करें ए बी की तो त्रिज्या के हिसाब से अगर हम बात करें, क्या से बात करें, त्रिज्या के हिसाब से, गोले की त्रिज्या से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये लंबाई आएगी कितनी आएगी, तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r हो जाएगी। यानी ए बी बराबर यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, 4r निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे भाई। वहाँ पे ए बी जो बराबर तुमने त्रिभुज से निकाला था वो अंडर रूट 3 निकाला था, और यहाँ ए बी बराबर 4r निकाला है। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखो, ये भी ए बी बराबर आया, ये भी ए बी बराबर है, तो ए बी दोनों पक्ष बराबर कर देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे 4r बराबर, ये लिख लेना समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से समीकरण 4r बराबर अंडर रूट 3a आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 4r बराबर अंडर रूट 3 आ जाएगा,
यहाँ से अगर आर बराबर निकालो या ए बराबर निकालो, जो भी आपको निकालना हो, ए बराबर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4/√3 आर आएगा कि नहीं। और ये ए और आर में संबंध निकल आया, यही तो हमें चाहिए था। बताओ भाई, ये चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें संकुलन क्षमता निकालना है। और संकुलन क्षमता में हम हर बार में जब हमने पहला निकाला था एफसीसी वाला निकाला था, और फिर कौन सा निकाला था, एक एससीसी वाला निकाला था, तो उसमें ए और आर का संबंध ही तो निकाल लेते थे, वो निकाल करके सूत्र में रख देते थे, एक ही जगह रख देते थे आर का मान, बस काट देते थे, क्षमता आ जाती थी। वही काम हमने किया, ये हमने ए और आर में संबंध हमने निकाल लिया इसमें भी। ठीक, क्या आ गया, ए बराबर 4/√3 आर। अब हम सीधा संकुलन क्षमता का सूत्र लगा लेंगे। ठीक, तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है, याद होगा आप लोगों को। तो ये जो हम यहाँ पे अब निकालेंगे संकुलन क्षमता, तो पीई बराबर प्रभावी कणों की संख्या गुणा एक कण का आयतन बटे घन का आयतन और इंटू 100, ये तो प्रतिशत में निकल आएगा। तो प्रभावी कणों की संख्या को हम काय से प्रति कर रहे थे, जेड से। ठीक है, और एक कण का आयतन वो कितना हमने लिखा था, 4/3 पाई आर क्यूब, एक कण का आयतन ये था, बटे घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब लिखा था, गुणा 100 और प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लिख लेंगे जेड यानी प्रभावी कणों की संख्या। तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, हमने निकाला 2 होती है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 2, तो 2 लिख दो आप यहाँ पे, गुणा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही लिखा रहने दो, और बटे ए क्यूब आया, देखो ए क्यूब आया, यहीं पे हमें ए का मान उठा के यहाँ से रखना है आर के पदों में। ठीक है, तो ए क्यूब आया, तो ए की जगह यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मान रख लेना है समीकरण 3 से, किसका मान रखना है, ए का। क्या मान है, तो 4/√3 आर और पूरे का होल क्यूब और इंटू 100%। ठीक है, अब इसी गणना को हमें सॉल्व करना है, तो देखो क्या आ जाएगा, तो 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर ही चल रहा है, नीचे आपका जो हो जाएगा, इसको आप लिख दो 4 का क्यूब, ठीक है, और इसको करोगे तो बटे 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, और गुणा आर क्यूब आ जाएगा, तो आर क्यूब से आर क्यूब तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको कहाँ, हाँ, गुणा 100 कर लो प्रतिशत। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये आपका, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आप मान रख लेना 2 गुणा 4/3 गुणा पाई का मान होता है 3.14। ठीक है, और बटे पूरे के बटे 4 चौको 16 चौको 64 बटे 3√3। ठीक है, और इंटू 100। इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे, ये प्रतिशत में आएगा, तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 68%। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 68%। ठीक है, तो ये थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आपको करना है, तो कितना मान आएगा, 68%। यानी यहाँ पे आपने देखा क्या कि जो आपका ये कौन सा था, बीसीसी ना, ये कौन सा था, बीसीसी, तो बीसीसी की जो संकुलन क्षमता निकल के आई वो कितनी है, 68%। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी निकाली थी संकुलन क्षमता, एससीसी की। ठीक है, एससीसी की निकाली थी, तो एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी निकल के आई थी, आप लोगों को याद होगा 52.36। तो 52.36 होती है एससीसी की। फिर उसके बाद हमने एफसीसी की निकाली थी, तो एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, हाँ, एफसीसी की हमने निकाली थी तो कितनी निकल के आई थी, 74% थी, हाँ 74% थी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने किसकी निकाली है, ये बीसीसी की, तो बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी निकल के आई है, 68%। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये संकुलन क्षमता सभी की हो गई, कैसे निकाला वो हमने देख लिया, और ये छोटी सी कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, किस तरीके से निकला आप एक बार फिर से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।